वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेस्टलिंक आईएएस प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम, जहां हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ हम इंटायर सिलेबस को थीम वाइज सिस्टमैटिक मैनर में रिवाइज करते हैं, कोर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ ब्रेक डाउन करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और फ्लो चार्ट्स के थ्रू से रिटेंशन इंप्रूव करते हैं, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करते हुए एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, रिलेवेंट करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से लिंक करते हैं ताकि प्रिपरेशन फ्रैगमेंटेड ना हो बल्कि कोहेरेंट हो। इस प्रोग्राम का फोकस सिर्फ कंटेंट कवरेज नहीं है बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रिसिजन और एक्यूरेसी को डेवलप करना है। सो टुडेज सेशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज विल फॉलो द सेम अप्रोच: conceptual clarity, constitutional depth and exam relevance. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का लेक्चर रोड मैप क्या है, कि जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी फोकस हो जाता है वो फंडामेंटल राइट्स पर होता है, उनका स्कोप, उनकी ड्यूटीज़, उनकी लिमिटेशंस, ठीक है, और जजमेंट्स। ये बात नेचुरल भी है क्योंकि राइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इंडिविजुअल लिबर्टी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सिर्फ राइट्स पर सस्टेन नहीं कर सकती है, ठीक है। जितनी अकाउंटेबिलिटी स्टेट्स की होती है उतनी ही अकाउंटेबिलिटी या उतनी ही एक्सपेक्टेशन सिटीजन से भी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को फॉलो करें। यही बैलेंस क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आज के सेशन में हम आर्टिकल 51 के अंदर आने वाली फंडामेंटल ड्यूटीज को सिर्फ लिस्ट के रूप में नहीं बल्कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, लीगल फ्रेमवर्क और प्रैक्टिकल रिलेवेंस को रिलेवेंस के कंटेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। ये कब और क्यों, किस कमेटी की सिफारिश पर हमारे संविधान का हिस्सा बना, इसकी पूरी हिस्ट्री को, इसके पूरे बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर कि व्हाई द फंडामेंटल ड्यूटीज मैटर, व्हाई द फंडामेंटल ड्यूटीज मैटर, क्या है एक स्ट्रांग और ये जरूरी क्यों है स्ट्रांग और हेल्दी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। फिर हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में जाएंगे और डिस्कस करेंगे द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या देखेंगे हम लोग? इसके लीगल फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, इसमें कौन से आर्टिकल्स, पार्ट्स और अमेंडमेंट शामिल हैं, ये हम लीगल पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग चूँकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स रटना काफ़ी नहीं होता है, हमारा अप्रोच थोड़ा सा एनालिटिकल भी होना चाहिए। इसलिए हम इसकी की क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इसको भी देखेंगे, ठीक है। और हाँ, साथ ही कोर फीचर्स को भी देखते हुए चलेंगे कि कोर फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के। एंड में हम लोग जो रिलेवेंट एमसीक्यूज हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम टाइम में प्रिसीजन है वो इंक्रीज किया जा सके, हमारा थिंकिंग फ्रेमवर्क मिले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट टॉपिक है द इवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को रिलेटिव होते हैं। क्या होते हैं? राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं? को रिलेटिव मतलब एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था, सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं। तो ओरिजिनली क्या था कि सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह उन्हीं को शामिल किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं किया गया था,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को उस वक्त सिटीजन्स की ड्यूटीज को एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने स्टेट्स की ड्यूटीज के लिए जरूर ऐड किया था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उन्होंने स्टेट्स की ड्यूटी क्या है इसको तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जो सिटीजन्स की ड्यूटीज है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर मतलब एम्फेसिस नहीं दिया था ऐड करने के लिए। लेकिन बाद में 1976 में, बाद में कब, 1976 में सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और हाँ, 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज इस लिस्ट में ऐड कर दी गई। ठीक है, 2002 में कुछ एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड की गई थी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि ये कंसेप्ट कहाँ से इंस्पायर हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया अर्स्टवाइल यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से आया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स की ड्यूटीज शामिल नहीं की गई हैं। तो जो भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल नहीं की गई हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, सिर्फ एक जापान ही कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ड्यूटीज की लिस्ट मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोशलिस्ट कंट्रीज की बात करोगे तो वो अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों को बराबर यानी इक्वल इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, इंडिया में इन्हें इंक्लूड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ दरअसल 1975 से 77 के इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, कब, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप की ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज को, कौन से कमेटी थे, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस पे बार बार क्वेश्चन भी आता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए। उनका मानना था कि सिटीजन्स को इस बात के लिए कंसस होना चाहिए कि राइट्स एंजॉय करने के साथ साथ उनकी ड्यूटीज भी बनती। सेंटर में उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन रिकमेंडेशंस को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू से इनेक्ट किया। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ दिया गया। कौन सा पार्ट जोड़ा गया था, ठीक है, पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल था। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 51A। ठीक है, इसमें की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ओरिजिनली सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ही सजेस्ट की थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से 10 ड्यूटी ऐड की गई थी। साथ ही कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन की थी लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वो 2-3 रिजेक्शन थे, जैसे कि पहला था कि अगर कोई सिटीजन ड्यूटीज को ऑब्जर्व नहीं करता है तो पार्लियामेंट उसे पेनल्टी या पनिशमेंट कर देगी। ठीक है ना, तो पहला जो रिजेक्टेड लिस्ट में था वो पनिशमेंट का था कि इसको पनिशेबल बना देंगे। दूसरा जो उनका मानना था कि ये अगर हम पनिश करते हैं तो ये जुडिशियल रिव्यू के जो है स्कोप के बाहर होना चाहिए। और तीसरा उनका था कि इसको जो है टैक्स देना भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, लेकिन इन तीनों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 51A। ऑलराइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग हर इंडियन सिटीजन्स को 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। तो एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी ए रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट। तो सबसे
पहली ड्यूटी ये है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ड्यूटी बी बोलता है फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को फॉलो करना। ड्यूटी बी बोल रहा है कि जो भी नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम है उनको फॉलो करना है। दूसरी ड्यूटी के अनुसार हमें उन नोबल आइडियल्स को चेरिश और फॉलो करना चाहिए जिन्होंने हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था। ड्यूटी सी के अकॉर्डिंग देश की सॉवरेनिटी और यूनिटी को बचाना। हमारी तीसरी ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की संप्रभुता को और एकता को सबसे ऊपर रखना है और देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज किसी भी चीज से जो हमारे देश की संप्रभुता को विखंडित कर रही है उससे हमें इसे बचाना है। ड्यूटी डी टू डिफेंड द कंट्री। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना और नेशनल सर्विस के लिए आगे आना हमारा फर्ज है। जब भी देश पुकारे वी शुड बी रेडी। ड्यूटी डी था टू डिफेंड द कंट्री। ड्यूटी ई ये बोलता है ब्रदरहुड और विमेन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उसे सेव करना, ये हमारी फिफ्थ ड्यूटी है। हमें सभी लोगों के बीच हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड को एस्टेब्लिश करना है, प्रमोट करना है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज, ठीक है। देश के हर कोने का इंसान हमारा भाई बहन है। साथ ही औरतों की डिग्निटी के खिलाफ जो भी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हमें रिनाउंस करना है। ड्यूटी एफ बोल रहे हैं प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की बात करते हैं। हमारी सिक्स ड्यूटी है कि हमें इंडिया की रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है। हमारी विविध संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ड्यूटी जी प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारी सेवंथ ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें। साथ ही सभी लिविंग क्रीचर्स के प्रति हमें कंपैशन रखना है, ठीक है। अब ड्यूटी एच ये बोलते हैं कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है इंक्वायरी। हमारी एट्थ ड्यूटी हमें रिमाइंड कराती है कि अंधविश्वास को छोड़कर हमें साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट को, इंक्वायरी और रिफॉर्म को डेवलप करना है। हमें सवाल पूछना चाहिए और हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, ठीक है। ड्यूटी आई ये बोलता है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारी 9 ड्यूटी हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और वायलेंस से दूर रहना है, ठीक है। दंगों में बसेस या ट्रेन जलाना ये सिविक ड्यूटी का वायलेशन है। पब्लिक प्रॉपर्टी ही हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है, सिंबॉलिक सेंस में, रिस्पॉन्सिबल सेंस में। ड्यूटी जे ये बोलते हैं स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। ये क्या बोलते हैं? स्ट्राइव फॉर कलेक्टिव एक्सेलेंस। हमारी 10 ड्यूटी है कि हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ को हर फील्ड में एक्सेलेंस पाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा देश कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर सके और हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट तक पहुँचे। ड्यूटी के हमारी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें बोलता है कि हमारी 11 ड्यूटी यानी आखिरी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि पेरेंट्स को, गार्जियंस को क्या करना है? गार्जियंस को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये वाली ड्यूटी कब ऐड की गई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि वाई
फंडामेंटल ड्यूटीज मैटर। तो फर्स्टली ड्यूटी सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर का काम करती हैं। देखिए आप और मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को तो पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन राइट्स के साथ आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स के साथ क्या आती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये ड्यूटीज़ हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी और अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को लेकर हमेशा कंसर्न रहना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? ये ड्यूटीज़ एक स्ट्रिक्ट वार्निंग की तरह सर्व करती हैं। ठीक है, ये सभी एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो देश को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग को जलाना या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, इन सभी के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट वार्निंग की तरह है। ठीक है, तो एक ट्रू सिटीजन्स वही है जो देश की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ देश के नागरिकों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती है। ठीक है, ये हमारे अंदर डिसिप्लिन और देश के प्रति कमिटमेंट को प्रमोट करती है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि डेमोक्रेसी में सिटीजन सिर्फ स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक नहीं होते हैं। ये ड्यूटीज़ हमें एक फीलिंग देती है कि हम गोल्स को रियलाइज़ करने में, हम नेशनल और इंडिविजुअल गोल्स को रियलाइज़ करने में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की भूमिका निभाएं। ठीक है, अब आते हैं एक टेक्निकल पॉइंट पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट्स को किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, इट सर्व्स एज अ यार्ड स्टिक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ठीक है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी लॉ किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है तो वो कोर्ट उस लॉ को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 18 के रिलेशंस में रीजनेबल कंसीडर कर सकती है। ठीक है, तो नेसेसरली उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करता है कि क्या ये ड्यूटीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं। तो बिल्कुल है, पार्लियामेंट लॉ बनाकर इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये डायरेक्टली जो है जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन इसको लॉ के थ्रू से जो है वो क्या किया जा सकता है? इन्फोर्स किया जा सकता है, लॉ बनाकर इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई सिटीजन ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा होता है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अप्रोप्रिएट पेनाल्टी या पनिशमेंट इम्पोज कर सके रिलेवेंट लॉ के अंदर। ठीक है, तो अब चलते थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था तो इन ड्यूटीज़ को तुरंत क्यों ऐड नहीं किया गया था, इन्हें 26 साल बाद क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया। तो HR गोखले जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सॉलिड रीजन दिया था। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में स्पेशली जून 1975 की इमरजेंसी के ईव पर लोगों का एक सेक्शन एस्टेब्लिश लीगल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करने की फंडामेंटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की थी। ये उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे उनके अनुसार था। ठीक है, तो उन सभी रेस्टलेस स्पिरिट को शांत करने के लिए एक सोबरिंग इफेक्ट है ना, एक सोबरिंग इफेक्ट ऑन एजिटेशन, ये लाने के लिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो ये भी बताता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों मैटर करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें करेंगे कि कोर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं कोर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर बोलता है कि फंडामेंटल में कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो मोरल होती हैं, जबकि कुछ ड्यूटीज़ सिविल होती हैं। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ मोरल होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ सिविल होते हैं। जैसे कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की नोबल आइडियल्स को चेरिश करना एक मोरल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना ये एक सिविक ड्यूटी। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्यूटीज़ कहीं बाहर से नहीं आए, ये उन वैल्यूज़ को रेफर करती हैं जो एंशिएंट टाइम से हमारे इंडियन ट्रेडिशन, हमारे मैथोलॉजी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का हिस्सा रही हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बेसिकली उन टास्क का एक कोडिफिकेशन है जो हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ के लिए इंटीग्रल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे होते हैं जो सभी पर्सन को एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं कि जो हर किसी को अवेलेबल होते हैं, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन तक ही
कन्फाइंड है, दीज आर एक्सक्लूसिव टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, ये फॉरेनर्स पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ये ड्यूटीज इन्फोर्सेबल हैं। तो नहीं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। हम लोग क्या देखे थे, ये डीपीएसपी की तरह से ये नॉन जस्टिसिएबल है, पिछले स्लाइड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब इन ड्यूटीज को वायलेट करने पर कोई लीगल सेक्शंस या सजा प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन हमें एक पॉइंट जो है याद रखना है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें नॉन जस्टिसिएबल बनाया है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने मतलब उनके पास पूरी पावर है, वो पूरी तरह से फ्री हैं इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए। वो एक सुटेबल लेजिस्लेशन कानून बनाकर ले सकते हैं और उसको एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इफेक्टिव करने के लिए कई लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उन्हीं लीगल फ्रेमवर्क को। तो अब हम लोग देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो सबसे इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आता है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर है। ठीक है, हमारी सबसे पहली ड्यूटी है हमारे नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करना, इसलिए ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट को स्ट्रिक्ट तरीके से प्रिवेंट करता। अगर कोई इनका अपमान करता है तो उसे कानून के तहत सजा मिल सकती है। ठीक है, दूसरा है वेरियस क्रिमिनल लॉज। समाज में भाईचारा बनाए रखना हमारी ड्यूटी है, इसको लीगली इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास वेरियस क्रिमिनल लॉज फोर्स में हैं। ठीक है ना, वेरियस क्रिमिनल लॉज फोर्स में हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन आदि के ग्राउंड पर अलग अलग सेक्शंस के बीच दुश्मनी को इनकरेज करने पर पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ये क्या बात करती है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इराडिकेट करने की बात करती है, इक्वालिटी और डिग्निटी प्रमोट करने की बात करती है। ठीक है, और अगर इसको कोई वायलेट करता है, इसको कोई कास्ट और अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने की बात करता है, तो इसके थ्रू से उसको लीगल पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से आईपीसी जो कि अभी बीएनएस के रूप में रिफॉर्म हो चुकी है, ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो यूएपी है, मतलब द यूनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 67। ठीक है, यूएपीए 1967, आपने खबरों में यूएपीए का नाम जरूर सुना होगा। ये एक्ट हमारी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है और ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये प्रोविज़न हमारे नेताओं पर लागू होता है। ठीक है ना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट के किसी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज होता है, ठीक है, जैसे रिलीजन के ग्राउंड पर वोट मांगना या फिर कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन के आधार पे एनिमिटी को प्रमोट करना, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया सकता है। इलेक्शन में हेट स्पीच करना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी रहता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी एनवायरमेंटल लॉ वाली ड्यूटी पर। ठीक है, कि जो इकोलॉजी की प्रिजर्वेशन का बात करते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट 1972। ठीक है, तो अब द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये कानून किसी भी रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज की ट्रेड को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। सिमिलरली द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ये एक्ट इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन को चेक करता है। ठीक है, और फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए प्रिवेंट होने से रोकता है, एक मिटिगेशन मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये वर्मा कमेटी ने कुछ
जो लीगल फ्रेमवर्क, एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, की क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो पार्ट 4 में जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, उन्हें क्रिटिक्स किन ग्राउंड पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है ना? इसका स्कोप क्या है? नॉन एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब कि इसमें सारी इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ कवर नहीं होती हैं, जैसे कि इलेक्शंस में वोट देना। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नेशनल या स्टेट लेवल के इलेक्शंस में प्रमोट नहीं कर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो कैंडिडेट चुन के आएंगे उनका जो एलिजिबिलिटी है वही डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा देखा गया है कि खासकर अर्बन रीजन में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही अपना ड्यूटीज़ को, खास करके जो हमें वोट देना है, हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक्चुअली जो ड्यूटी टू पे टैक्सेस को इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन किया था, बट उसको माना नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है कि इन ड्यूटीज़ में जो वर्ड है ना, वो कुछ वेग और एम्बिशियस लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि आम आदमी को थोड़ा समझ में नहीं आता है, समझने में दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स की जो नोबल आइडियाज दिए हुए हैं, कंपोजिट कल्चर का बात किया गया है या साइंटिफिक टेम्पर का बात किया गया है, ये अलग अलग लोग इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक मुद्दा है कि ये नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है इसका। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर जो है वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। तो इन्हें फॉलो ना करने पर आपको कोर्ट डायरेक्टली सज़ा नहीं दे सकती है। इसलिए क्रिटिक्स इसे सिर्फ एक कोड ऑफ मोरल परसेप्ट्स यानी नैतिकता का नियम मानते हैं। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ड्यूटीज़ को नॉन परफॉर्मेंस के लिए पेनल्टी या पनिशमेंट का सजेशन भी दिया था, ठीक है ना, जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर एक और क्रिटिसिज्म आता है कि ये सुपरफ्लुअस है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है ना, क्रिटिक्स का आर्गूमेंट ये है कि जो ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल बताकर डाल दी गई हैं, हमारे देश के लोग उन्हें वैसे भी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। और नेक्स्ट मेजर पॉइंट ये है कि मतलब इनकी पोजिशनिंग को लेकर क्रिटिक्स कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4 डीपीएसपी के अपेंडिज या सप्लीमेंट के रूप में ऐड करने से इनकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस थोड़ी कम हो गई है। अगर इन्हें सही वेटेज देनी थी तो फंडामेंटल राइट्स के ठीक बाद ऐड करना चाहिए था, ताकि फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल ऑन पार बराबर लगे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ क्रिटिसिज्म थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो इन सब टॉपिक से रिलेटेड Q&A हैं, जो भी MCQ और PYQs हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस independent of societies and duties. Rights, not duties, are important for the advancement of the personality of the citizens. Duties, not rights, are important for the stability of the state. तो अगर हम इसको देखें कि राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच का जो संबंध है वो क्या है, तो ये बोल रहा है कि राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़। तो ये बात सच है कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो को रिलेटिव कंसेप्ट है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ राइट इन वन पर्सन नेसेसरली इम्प्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी टू अदर। ठीक है, मतलब कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना वो क्या है, को रिलेटिव, राइट्स और ड्यूटीज़। ठीक है,
राइट्स और ड्यूटीज कोरिलेटिव है, ठीक है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से हमारा पास फंडामेंटल ड्यूटी भी है पार्ट 4A में, कि जो कि उनके सिटीजन्स को सिविल ऑब्लिगेशंस को भी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल फ्रीडम है तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है और सिविल ऑब्लिगेशंस भी है कि आप जो है हार्मनी को प्रमोट करें, ठीक है। आप जो है हेट्रेड नहीं फैलाएं, कम्युनिज्म कम्युनल स्टेटमेंट्स या कम्युनल एक्टिविटीज़ में इंगेज ना हो पाए, ठीक है। तो ये सारा बात है। जैसे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ड्यूटी को यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है आपके पास आर्टिकल 19 में, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन सिटीजन्स के पास ड्यूटी भी है कि हार्मनी और ब्रदरहुड को फॉलो करें, तो इसलिए तभी ये सस्टेनेबल है, राइट्स और ड्यूटीज को रिलेटिव है तभी, ठीक है। अब राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूटी एंड, तो ये बात तो एब्सर्ड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर मोर इम्पोर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ये मोर इम्पोर्टेंट का बात नहीं है, बात है हार्मनी का, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question 2. It shall be the duty of every citizen in India to protect and improve the natural environment. ठीक है ना? The above statement refers to which of the following articles of the Constitution of India. ठीक है, तो बोल रहा है कि it shall be the duty of every citizen to protect and improve natural environment. ठीक है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट इसकी बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, 58A, 51A, ठीक है, तो 56। तो इसका क्या है कि 51A में क्या आ रहा है आपका 51AG में पर्टिकुलरली इससे बात की गई है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ठीक है। कि आर्टिकल 51A क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू से ऐड किया गया था, हम लोग देख चुके हैं सवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे पार्ट 4A में, ठीक है ना। इसका क्लॉज जी ये बोलता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। ये कहाँ से लाया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन या फ्रेंच। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट, ये कहाँ से लेके आया गया, उस समय जो है सोवियत यूनियन की तरफ से, ठीक है, सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कम ही पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ एक जापान इसमें जो मेजर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज, they are correlated to legal duties. Select the correct answer using the code below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो इसमें बात किया जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन सा कंसेप्ट सही है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है ना, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है इसको एनफोर्स करने के लिए। और दूसरा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये लीगल ड्यूटीज़ की तरह से है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक लेजिस्लेटिव फोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड, तो पार्लियामेंट के पास प्रोविज़न है, ठीक है ना, कि वो कोई लेजिस्लेशन पास करके इसको एनफोर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये अपने आप में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसा कोई मेंशन नहीं दिया गया है कि इसको एनफोर्स करना है, ठीक है। इसके बेसिस पर कोई आप अलग से एक्ट बनाओगे, फिर उस एक्ट के थ्रू से एनफोर्स कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है ना।
मीनिंग दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। ऑल्दो पार्लियामेंट में इनेक्ट दिस लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन ड्यूटीज, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि नेशनल फ्लैग और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो नेशनल ऑनर एक्ट एक्सेट्रा लाए गए थे हम लोग वर्मा कमेटी के जो और भी लीगल फ्रेमवर्क थे उसको देखे थे, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि इसके पास इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट स्ट्रिक्टली को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ठीक है ना। ये जो जुडिशियल सेंस में ये डायरेक्टली को रिलेटिव नहीं है, ठीक। कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है, वन पर्सन ड्यूटी कॉरस्पॉन्ड डायरेक्ट टू अनदर पर्सन इन्फोर्सेबल राइट। तो चूंकि ये इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है तो डायरेक्टली लीगल ड्यूटीज नहीं हो सकता है, ये मोरल और सिविक ड्यूटीज जरूर हो सकती है, ठीक है। तो आंसर नाइदर 1 नाइदर 2, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the provisions relating to fundamental duties in the constitutions were added on the recommendation of, तो किसके recommendations पे ऐड किया गया था, ये हम लोग बार बार इसको डिस्कस किए हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं, अयंगर कमेटी नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठक्कर कमीशन। तो बेसिकली स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उन्हीं के रिकमेंडेशन पे लेके आया गया, ठीक है ना। उन्होंने 8 ही रिकमेंडेशन दिए थे, कुछ रिकमेंडेशन उनका रिजेक्ट भी कर दिया गया था, जैसे कि जिनमें कि जो टैक्स देने वाला रिकमेंडेशन था वो भी है। इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू से जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया, ठीक है। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ला के 11th ड्यूटी को भी ऐड किया गया। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, moving to the next question. Next question is which of the following were the members of the Swarn Singh Committee 1976? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स का नाम दिए हुए हैं, AR, अंतुलय, SSB, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये PCS का क्वेश्चन है तो PCS में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन डाल देते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी कंसिस्टेड स्वर्ण सिंह एज चेयरमैन along with SS Ray and Gadgil, BN Banerjee, Dinesh Goswami, DP Singh, C Stephen, HR Gokhale, रजनी पटेल, BA सैयद मोहम्मद, AR अंतुलय एंड ओशन साथी, ठीक है। इसमें हरिदेव जोशी जो है वो मेंबर नहीं थे, हरिदेव जोशी मेंबर नहीं थे। बाकी AR अंतुलय, SS रे, CM स्टीफन ये थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी द सी, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements is not true regarding fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें देखना है। तो दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय रिट्स, दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स, they can be used for interpreting ambiguous statutes, the performance of any particular duty comes with the sphere of constitutional law which court has to decide, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट के बारे में हमें चेक करना है कौन सा सही है नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय रिट्स, तो इन्फोर्स्ड बाय रिट्स, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है ना वो नॉन जस्टिसेबल होता है, ठीक है। ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है रीट जुडिक्शन के थ्रू से। रीट जुडिक्शन के थ्रू से हम लोग बेसिकली देख चुके थे कि वो फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्स किया जाता था। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। यहीं पे आंसर निकल गया। बाकी भी देख लेते हैं। दे कैन बी प्रोमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, हाँ उसको प्रोमोटेड किया जाना चाहिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू से ही प्रमोट किया जाता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 51A 51C इसमें क्या बोला कि टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अवॉइड करने का बात किया जा रहा है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जो है वो क्या है कि फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में ही बात किया जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगियस स्टेटस। हाँ, ये इसका फीचर ही है, ठीक है, कि इसको इंटरप्रेट करने के लिए जो है हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज कर सकते हैं। कोर्ट्स हैव ट्रीटेड फंडामेंटल ड्यूटीज एज reinforcing constitutional discipline. For instance, AIMS Students Union versus AIMS, the Supreme Court emphasized that the duties strengthen constitutional order and civic responsibilities. ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पता है कि ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फेसाइज करती है, ठीक है। इसलिए जहाँ पे भी एम्बिग्यूटी होगा और इससे हेल्प ली जा सकती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बीकन की तरह से यूज किया जा सकता है समझने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करने के लिए। The performance of any particular duty comes within the sphere of constitutional law which the law which court has to decide. The performance of any particular duty comes within the sphere of constitutional law which court had to decide. ठीक है, तो while duties are non-justiciable, while legislation is enacted in force, the law courts may determine scope of the duty. ठीक है, कि वो ड्यूटी जो है परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो कोर्ट्स इस पे अपना इंटरप्रिटेशन दे सकती है, ठीक है ना, कि स्कोप ऑफ द ड्यूटी क्या है, वैलिडिटी ऑफ रिलेटेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस क्या है, तो इन सब चीज़ के बारे में कोर्ट्स अपना इंटरप्रिटेशन डिसीजन दे सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट लार्जली सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 8. Which of the following duties have been prescribed by Indian Constitution as fundamental duties? To defend the country, to pay income tax, to preserve the rich heritage of composite culture, to safeguard public property. Select the correct answer using the course below. तो इसमें क्या है कि 4 जो है वो पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है, तो आर्टिकल 15(1)(d) एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन्स टू डिफेंड द कंट्री, तो ये बात तो सही है, डिफेंड करना है। टू पे इनकम टैक्स, अब देखो इनकम टैक्स में सवन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था लेकिन गवर्नमेंट ने इसको माना नहीं था, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ठीक है, तो आप देखोगे कि आर्टिकल 51(f) इसमें बताया गया है कि हमारा जो रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है, तो ये पॉइंट 3 सही है। पॉइंट 4 देखो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आर्टिकल 51(i) में बात किया जाता है कि एवरी सिटीजन हैज द ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो 4 भी सही हो गया, तो 1, 3, 4 सही हो गया, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन जनरल इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियाज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है टू वोट इन जनरल इलेक्शन, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ये आपका राइट है लेकिन ड्यूटी नहीं है, ठीक है। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर 51. वोटिंग इज a statutory right governed by the Representation of People Act 1951, तो बेसिकली ये राइट है, ड्यूटी नहीं, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हाँ 51(h) में जब आप देखोगे तो ये चीज़ है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अ प्रोविजन इज मेड इन यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है कि टू uphold and protect the sovereignty and unity of territory of India is a provision made in the preamble of the constitutions, ठीक है, and directive principles of state policy, fundamental right, fundamental duties। तो ये बेसिकली किसमें है, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी ऑफ एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटीज की बात एक जगह और कहा गई गई है, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज में कही ही गई है, ठीक है ना। इसके अलावा और कहाँ बात, क्या कंफ्यूजन आ सकता है आपका? एक है कि प्रियम्बल में भी जो है आपका फ्रेटर्निटी यूनिटी का बात किया गया है, ठीक है ना। तो देखो कि 51C में तो ये बात डायरेक्टली किया गया है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पे? फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। लेकिन प्रियम्बल में क्या किया गया है? प्रियम्बल में जो एक्सप्रेशन है ना, वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, बट इट डज नॉट इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द सिटीजन्स, ठीक है ना। द वर्डिंग क्वेश्चन रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज आर्टिकल 15। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उसके बारे में बात की गई है प्रियम्बल में, ठीक है। तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इस टाइप का जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपका फंडामेंटल ड्यूटी में बात किया गया है। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, moving to the next question. Next is next question number 11. Other than fundamental rights, which one of the following parts of the Constitution of India reflects the principle and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? Preamble, DPSP, fundamental duties. तो इसमें बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे प्रोविज़न है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 1948 में जो बात कही गई है उसको शो करता है, ठीक है। कि फंडामेंटल राइट्स में तो है ही, हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे, उसके अलावा कहाँ पे क्या करता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रियम्बल, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स, तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1948 में, ठीक है। सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स को ये बताता है, ठीक है। तो अब देखो कि जब प्रियम्बल देखोगे तो प्रियम्बल में क्या है, ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज़ हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आपका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, उनके अलग अलग आर्टिकल्स में। उसी तरह से जो डीपीएसपी में बात किया गया है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्वल पे और इक्वल और, ये भी ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, ये भी ह्यूमन राइट्स हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो बात कही गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि किस चीज़ को डिपेक्ट करते हैं, ह्यूमन राइट को, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका 1, 2, 3 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है कि जैसे कि प्रमोशन ऑफ हार्मनी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, तो ये सब क्या है, ये सब आपका रिलेटेड है किसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। तो ऑप्शन डी आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें फिर से वही बात कहा गया है कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं और हमें इसमें से चुनना होता है कि बेसिकली इसमें से एलिमिनेट करना है कि कौन से नहीं है। तो इसमें देखो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये बात सही है। टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ओके। उसका टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये बात तो है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, तो ये भी है, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ देखना है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोशल इनजस्टिस। तो इसमें देखो कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ये क्या है, आर्टिकल 51F, आर्टिकल 15(1)F में ये डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, तो ये डीपीएसपी है, ठीक है। वीकर सेक्शंस को ये डीपीएसपी है, ठीक है ना, कि आर्टिकल विच स्टेट्स ऑन द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड इन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये बात आपका जो है ये डीपीएसपी में आता है, ये बात आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पीड ऑफ इंक्वायरी, तो साइंटिफिक टेम्पर की बात करती है ना, 51H साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रही है, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, तो ये 51A का जे में जो है इसमें भी स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो बेसिकली आपका क्या है कि 1, 3, 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें कुछ लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं आर्टिकल्स के, और राइट हैंड साइड में आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उनको मैच करना है। तो देखते हैं कि टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, बी ऑप्शन है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, सी टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और डी है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अब आप जब देखोगे ना कि टू फोस्टर एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, तो ये बात कहाँ कहा गया है? ये 51C में कहा गया है। ठीक है, ये 51C में कहा गया है। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये 51G में कहा गया है। ठीक है, टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है, ये 51AH, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेपरेट जुडिशरी, ये DPSP है। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस, ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। तो जब आप देखोगे तो आंसर्स क्या है? ए का 2 है, बी का 4 है, ठीक है, सी का क्या है? सी का 1 है, और डी का है 3। ठीक है, तो जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसमें क्या है कि हम लोग जब एक फाइनल रिवीजन देते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 में इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंडिया, तो ए से लेकर के तक में आपको दिया हुआ था कि जो भी ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लोग एनालाइज भी कर चुके हैं इसके सारे कंसेप्ट्स को। तो अब एक बार जो है फाइनल रिवीजन करेंगे, और एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे लॉजिकली जो है ना ग्रुपिंग कर दोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। तो पहला लॉजिकल ग्रुपिंग क्या है कि अगर आप नेशन के रूप में लोग हो, तो ए से डी तक जो है ना, तो ये नेशन से रिलेटेड है। इसके रिस्पेक्ट, फ्रीडम, आइडियल्स, यूनिटी और डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, कि पहला वाला क्या है कि रिस्पेक्ट करना है इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को। दूसरा है, ठीक है ना, कि जो नोबल आइडियल्स ऑफ एंड स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है उसको चेरिश करना था। और तीसरा क्या था कि जो यूनिटी इंटीग्रिटी है इसको करना है। चौथा डिफेंड करना है। तो ये नेशन से रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग है। दूसरा ग्रुपिंग क्या है कि हार्मनी, ठीक है, हार्मनी ब्रदरहुड, ठीक है, और वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, इससे है, मतलब कि दूसरा जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, दूसरा वाला ग्रुप। दूसरा ग्रुप किससे है? नेशन हो गया। दूसरा ग्रुप आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। अब तीसरा ग्रुप देखिए, तीसरा ग्रुप जो है ना ये हेरिटेज से रिलेटेड है। तीसरा ग्रुप किससे रिलेटेड है? हेरिटेज, कल्चर, एनवायरनमेंट। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, इन सब चीज़ों का बात करता है। जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट जो है वो आपको सिविक कंडक्ट से है, कि चौथा पॉइंट किसी से? सिविक कंडक्ट से, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी, एक्सेलेंस, इन चीज़ों से। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका चिल्ड्रन और एजुकेशन से। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड इवन एट द एज ऑफ 6 और 14 ईयर्स। ठीक है ना, ये 86 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2008 में डाला गया था। तो ये अगर आप ऑर्डर देखोगे कि नेशन, सोसाइटी, हेरिटेज, सिविक कंडक्ट, चिल्ड्रन, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। जब भी आपको ऑप्शन सामने देगा ना तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। रैपिड रिकॉल के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया गया है। इससे आप अपना कुछ निमोनिक भी क्रिएट कर सकते हो और याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक ग्रुपिंग का बात किया जा रहा है, कोई रटने का बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो भी डिस्कशन था उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। ठीक है, विद द कोट ऑफ कांट। उन्होंने कहा था कि द ड्यूटी इज द नेसेसिटी ऑफ एक्टिंग आउट ऑफ द रेफरेंस ऑफ लॉ। ठीक है, फिलॉसफी में कांट हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि हम कोई भी सही काम क्यों करते हैं? क्या इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इससे कोई रिवार्ड चाहिए, या इसलिए कि हमें इससे कोई पनिशमेंट या सज़ा मिलेगी? कांट कहते हैं कि अगर हमारा इंटेंशन इनमें से कोई एक है तो वो एक्शन चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, वो सही मोरालिटी को नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, असली नैतिकता या ट्रू मोरालिटी वहाँ शुरू होती है
जब आपका हर कदम एक डीप फिलोसॉफिकल रेवरेंस यानी सच्चे आदर और सम्मान से निकलता है। ठीक है, तो इसको हम याद रखते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टेक अवे होगा कि जब आप इस क्लास से बाहर जाएँ, तो इस फिलॉसफी को याद रखें कि सही काम इसलिए मत कीजिए क्योंकि सोसाइटी आपको देख रही है या लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। सही काम इसलिए कीजिए क्योंकि उस मोरल लॉ के लिए आपके दिल में इतनी रेवरेंस है, इतनी इज़्ज़त है कि आपको उसको फ़ॉलो करना एक न खुद ही नेसेसिटी बन जाती है। ठीक है? हम लोग आगे जब एथिक्स का क्लास लेंगे तो उनके जो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव है उसमें समझेंगे कि योर एक्ट शुड बी एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, तो इस कोट के साथ हम लोग आज का क्लास कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंप्लीट एग्ज़ाम रिलेवेंट स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक जो है इस स्लाइड में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी रहेगा तो आप वहाँ पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन एन्जॉय स्टडिंग, एन्जॉय योर लाइफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।